नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे थे अपनी हिंदी वितान भाग 1। जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका वितान भाग 1 है, उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया, इस बुक का 3rd चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आलो अंधारी। और ये बुक जो है हमने काफी टाइम पहले स्टार्ट कर दी थी। और इस बुक में से हमेशा आपके एग्जाम में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर वाले आपके प्रश्न इस बुक से आते हैं। तो इसमें चैप्टर काफी लेंथी होते हैं, यानी कि पार्ट काफी लंबे लंबे आपके होते हैं और उनको आपने पढ़ना होता है। यानी कि अगर आपने एक बार चैप्टर को अच्छे से अगर पढ़ लिया है तो आप आसानी से अपने 5 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इसीलिए चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप एक बार पूरी बुक को पढ़ लें, अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद आप उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो लास्ट सेशन में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारा जो 3rd चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे थे आलो अंधारी। और इसमें देखिए हमने जो यहाँ पर चैप्टर शुरू किया था वो बेबी हलदार के बारे में था। और जैसे हमने बताया कि बेबी हलदार जो है वो एक सामान्य रूप से जिस तरह से एक आम इंसान की तरह बिल्कुल घरों में काम करने वाली कामकाजी महिला है। और उन्होंने किस तरह से इस बुक को लिखा, क्या सिचुएशन रही, क्या परिस्थितियां रही इस चैप्टर को लिखा। तो इस चैप्टर को लिखने की क्या उनकी परिस्थितियां रही, वो सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। तो यहाँ पर मैंने काफी सारी चीजें आपको लास्ट सेशन में इस बारे में बता दी थी। इस बारे में हमने लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था इनके परिचय के बारे में। तो देखिए, जैसे हमने बताया कि जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर इनका जन्म हुआ जहां पर नौकरी में इनके पिता तैनात थे। और क्योंकि 13 वर्ष की एक तरह से जो यहाँ पर इनके बारे में आगे हमने पढ़ा कि जो इनकी माँ है वो अपने पति की प्रताड़नाओं से बहुत ज्यादा परेशान होकर इनको अकेला छोड़कर घर पर चली गई थी। और फिर कुछ टाइम बाद जो इनकी जब इनके पिता ने दूसरा जो विवाह किया तो उससे इनके इनकी जो माँ थी वो इन्हें बहुत परेशान करती थी। मतलब बहुत कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी कि पिता भी बहुत ज्यादा एक तरह से डांटते थे। तो इनका बहुत ही कम उम्र में इनसे दुगनी उम्र में यानी कि उनके पिता से भी दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ इनका विवाह कर दिया गया था। और इस तरह से अब इन्होंने भी 12 वर्ष बाद यानी कि केवल मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह किया गया। और उसके 12 वर्ष बाद अपनी पति की जातियों से परेशान होकर 3 बच्चों को छोड़कर ये 3 बच्चों को लेकर पति का घर छोड़कर ये दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई थी। तो देखिए, यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि इन्होंने एकमात्र पुस्तक ये लिखी है और वर्तमान में ये घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है गुड़गांव में। तो इनके बारे में हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इनका जीवन रहा। तो जैसे इनके बचपन के बारे में हमने यहाँ पर बताया कि किस तरह से इनकी माँ जो है मासूम बेटी को छोड़कर चली गई थी। और फिर इनके पिता इन्हें बुरी तरह से मारते थे, बुरी तरह से धुतकारते थे। और उसके बाद देखिए, जब इनकी सौतेली माँ ने घर में कदम रखा तो इनके पिता की भाषा और ज्यादा कड़वी हो गई। और फिर इस उनके आग्रह पर उनके जो पिता थे वो उन्हें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर ले आए और वहीं पर उनकी शादी मात्र 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने करवा दी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब वो दुर्गापुर आई तो उनके जीवन में एक अच्छा समय भी आया और जहां पर उनकी मुलाकात उनके जीवन के हसीन लम्हों से हुई। लेकिन ये बहुत कम समय था और मात्र क्लास 4th के बाद क्लास 5th के बाद देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि कक्षा 6ठी की परीक्षा ही उन्होंने पास की थी, कक्षा 6 ही उन्होंने केवल पढ़ा था। कक्षा 7 में वो स्कूल नहीं जा पाई थी और यहीं से फिर उनका विवाह कर दिया गया था। तो देखिए, ये हमने सारी चीजें पढ़ी। और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से उनको एक बहुत ज्यादा खुशी थी उनके विवाह से
कि जब उनका विवाह होगा, ठीक है, उन्होंने अपनी सहेली से जो बात की थी उस टाइम पे कि उनका विवाह होगा, तो कम से कम वहां पर उन्हें पेट भर के खाना तो मिलेगा, उनको इस बात की तसल्ली थी। और फिर लेकिन ये चीजें कुछ ही टाइम तक उनके पास रही, फिर से उनके जीवन में परेशानियां वापस लौट आई। और वो परेशानियां वही थी कि उनका पति उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था, परेशान करता था। और इस तरह से फिर अपने जीवन की 25वीं सीढ़ी पर जब वो थी, तो उस समय पति की अनुपस्थिति में अपने 3 बच्चों को लेकर वो ट्रेन में सवार होकर दिल्ली आ गई। और फिर उन्होंने क्या किया था, कच्ची झोपड़ी बनाई और एक तरह से किसी तरह से उन्होंने ठिकाना बनाया और जीवन के घरों में काम की खोज में निकली। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से फिर वो एक घरेलू नौकरानी के रूप में, यानी कि वो कार्यरत थी और कई जगह वो जाती थी, लोगों के बहुत सारे ताने उनको सुनने पड़ते थे और बहुत सारी चीजें उनको परेशानियां सहनी पड़ी। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में तातुष उनके जीवन में जैसे ही आए, यानी कि जो थे जिस घर में उन्होंने काम करना शुरू किया था, जब वो थे एक रिटायर्ड प्रोफेसर प्रबोध कुमार, जो मानव विज्ञान से रिटायर्ड थे। और उनकी घर की सफाई की जिम्मेदारी का काम उन्होंने लिया। और जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे वो उनके लिए खाना भी बनाने लगी थी, फिर वो उनके लिए 2 टाइम का खाना बनाती थी। और उसके बाद वो धीरे धीरे जब उनको अपने किराए के कमरे से बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, तो इस तरह से फिर उन्होंने अपने ही सर्वेंट क्वार्टर में उन्हें रहने के लिए जगह भी दे दी थी। तो इस तरह से जो बेबी हलदार थी वो उनके घर पर रही और वहीं पर उससे उनकी किताबों से दोस्ती हुई। और किस तरह से ये सारा देखिए, ये सारी चीजें कोई समझने वाला भी होना चाहिए। तो तातुष की यहाँ पर बहुत ही अहम भूमिका है कि किस तरह से उन्होंने, जो प्रोफेसर प्रबोध कुमार हैं जिन्हें वो तातुष कहकर पुकारती थी, उनकी बहुत ज्यादा अहम भूमिका कि उन्होंने वो चीजें उनके अंदर देखी, वो रुचि उनके अंदर देखी। और उनको जब आपने देखा लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने उन्हें किताबों से दोस्ती करने की अनुमति उन्हें दी। और उन्होंने उन्हें उनके हाथ में एक कलम और एक रजिस्टर पकड़ाते हुए कहा कि इसमें अपनी जीवन के विषय में लिखना, यानी कि अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अभी तक घटित हुआ है, जैसे जैसे भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ है, वो सारी चीजें तुम लिखो। और इसमें तातुष के बहुत सारे मित्र जो है उन्हें प्रेरित करते थे, लिखने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी एक तातुष की जो एक बहन या बेटी थी, उनसे जो बहुत ज्यादा बात भी करती थी, जो लेखिका थी, उनको पत्र भी लिखा करती थी, उनसे अपनी अच्छी मन की बातें भी शेयर किया करती थी। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर अपनी इस पाठ्य पुस्तिका में, यानी मैं जो ये चैप्टर है बेबी हलदार, इसमें बताया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा चैप्टर है काफी ज्यादा लेंदी है और काफी सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं उनके द्वारा। तो देखिए, उन्होंने जब उनके हाथ में जो वो रजिस्टर और पेन पकड़ाया गया था, तो उन्होंने अपने लिखने की शुरुआत जो है वो उन्होंने यहाँ से की थी। तो जैसे वो लिखती है, सबसे पहले देखिए उन्होंने लिखना शुरू किया कि अब मैं अपने किराए के घर में थी। तो उन्होंने कहाँ से लिखना शुरू किया था, जब वो तातुष के जब वो कहाँ थी, जब वो पहली बार जो है कलकत्ता से अपना जो दुर्गापुर है, यानी कि अपने पति का घर जो है, उसको छोड़कर पहली बार वो जब दिल्ली यानी कि गुड़गांव आई थी अपने 3 बच्चों को लेकर, तो वहां से वो अपने सफर की शुरुआत बताती हैं कि किस तरह से अकेले उन्होंने 3 बच्चों के साथ जो है अपना ये जीवन अभी तक का जो काटा है। और इस बीच वो अपने घर के बारे में भी काफी सारी चीजें बताएंगी। तो वो कहती हैं कि मैं अब अपने किराए के घर में थी, अब सब समय सोचती रहती कि न काम मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, उन्हें कैसे पालूंगी, उन्हें कैसे पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती थी। तो वो कहती है कि मैं आके जो है वहां पर या तो खुद जाती थी एक घर से दूसरे घर में कुछ काम ढूंढने के लिए, और नहीं तो दूसरे से कहती थी कि मुझे अगर आप लोग कुछ काम दिला सकते हैं तो आप प्लीज मेरे लायक कुछ काम बताएं। तो इस तरह से वो कहती थी, मुझे चिंता थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया भी देना होगा। अब देखिए
कि आज के टाइम में क्या होता है कि पहले हमें एडवांस देना पड़ता है, यानी कि आप घर में तभी रह सकते हैं जब आप घर का एडवांस देंगे, यानी कि आप पहले एडवांस देंगे उसके बाद घर में रहेंगे। लेकिन पहले के टाइम में इतना ज्यादा ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। जब आप पूरा महीना घर में रहेंगे तब आप महीने का किराया देंगे। तो वो रहने के लिए घर इसी शर्त पर मिला था कि आपको महीने के एंड में इसका किराया देना होगा। तो वो कहती है कि यदि कोई काम नहीं मिला तो वो घर का किराया कैसे चलेगा, और फिर जब किराया नहीं दे पाएंगी तो दूसरा घर कैसे मिलेगा। काम के साथ में घर भी ढूंढ रही थी, और वो कहती हैं कि 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और उन्हें काम कहीं भी नहीं मिला था, यानी कि 10 दिन लगभग हो चुके थे और वो कहती हैं कि अभी तक उन्हें काम नहीं मिला था। और वो कहती हैं कि बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के लोग भी पूछते थे कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम कितने दिन से यहाँ हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम क्या करती हो यहाँ अकेले, तुम यहाँ कैसे रह सकोगी, तुम्हारा स्वामी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। तो देखिए महिलाओं के साथ जो सबसे मेन चीज है, जो सोच जो है, जो आज तक भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा हम पूरी तरह से नहीं बदल पाए हैं, कि कोई भी महिला जो है यदि वो अकेले रहती है या अकेले वो कोई काम करती है, यदि वो अकेले अपने बच्चों के साथ रहती है, तो लोगों को बहुत ज्यादा एक तरह से क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है उससे प्रश्न पूछने की, क्या उसका पति कहाँ है, क्या वो अकेले रहती है, क्या उनका डिवोर्स हो गया है, क्या वो साथ में नहीं रहते, अगर वो साथ में नहीं रहते तो क्यों नहीं रहते, तो अगर वो दूर रहते हैं तो वो वहां पर क्या करता है। तो ये सारी चीजें जानने की, तो यहाँ पर भी उनके साथ यही हुआ, बहुत सारी बातें उनको यहाँ पर सुननी पड़ी। और जैसे कि वो बताती हैं कि किस तरह से अब वो सुबह सुबह अपने बच्चों को साथ में ले जाती और काम ढूंढने के लिए निकल जाती। अब देखिए जब वो अपने बच्चों को साथ में लेकर जाती थी तो उन्होंने यहाँ पर हमने देखा था कि 3 बच्चों के साथ कोई भी उन्हें काम देने से एक तरह से मना कर देता था, क्योंकि अब देखिए छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, ना तो स्कूल जाते हैं और ना ही वो घर पर अकेले रह सकते हैं माँ के बिना। तो जहां उनकी माँ काम करने जाएगी वहां वो तीनों बच्चे भी जाएंगे। तो इस शर्त पर वहां पर बात होती थी। तो कोई भी जो काम वाले थे यानी कि घर वाले थे उन्हें काम नहीं देते थे। तो इस तरह से वो कहती हैं कि जो पड़ोस की औरतें आकर पूछती थी काम मिला, फिर वो कहती थी मेरे चेहरे का भाव देखकर वो कोई मुंह से चुक चुक आवाज निकाल कर कहती मिल जाएगा, इधर ढूंढते ढूंढने से नहीं, ढूंढते ढूंढते मिल ही जाएगा। और वो कहती कि मैं उनकी बातों को अनसुनी करके बच्चों से बात करने लगती। यानी कि देखिए सभी लोगों को ऐसा मतलब लगता है कि जब दूसरे की कोई परेशानी में है तो उनकी परेशानी कम करने के बजाय लोग क्या करते हैं, उन्हें और ज्यादा परेशान करते हैं, उन्हें तरह तरह के सवाल पूछकर। तो वो कहती है मेम साहब की कोठी के सामने एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था, और वो कहती कि वो मुझे पहचानता था, यानी कि उनकी जान पहचान थी। तो वो कहती थी, और वो कह रही कि मुझे अपने काम के बारे में भी कह रखा था, और एक दिन रास्ते में उसने मुझे देखकर पूछा तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती। मैंने कहा कि मुझे उस कोठी को छोड़े हुए तो 1.5 सप्ताह हो गया है, अभी तक मुझे काम नहीं मिला है। वो बोला ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। 1-2 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर वो कहती है मैं उनके साथ बच्चों सो रही थी, सुनील आया और बोला क्यों काम मिला। मैंने कहा नहीं अभी तक कुछ नहीं। वह बोला तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछने पर कहा कहाँ। तो वो बोला काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहां पर कर लेना। तो वो जो उनके जान पहचान का व्यक्ति था उनके साथ वो गई, और वो कहती हैं कि वहां पर वो बात बात तुम खुद कर लेना, यानी कि जो भी तुम्हारे रीजंस होंगे, जो भी तुम्हारी बातें होंगी तुम खुद दे देना। उसकी बात सुनकर मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सुनील ने गेट की बाहर बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा सर आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उसने मुझसे पूछा तुम बंगाली हो। अब देखिए वो कहती हैं कि जैसे ही सुनील मुझे उस घर पे ले गया तो वहां पर दरवाजा बेल बजाते ही एक साहब बाहर आए, और वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम बंगाली हो। मैं बोली हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ औरत काम करती थी मैं उसे 800 रुपए देता हूँ, तुम्हारे पैसों के बारे में तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। तो उन्होंने कहा बात किस तरह से फिक्स की
कि मैं इससे पहले जो तुम यहाँ पर काम करती थी लेडीज, मैं उसे 800 रुपए देता था और तुम्हें पैसे मैं तुम्हारा काम देख कर दूंगा। तो वो कहती है, मैं बोली ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? तो उन्होंने कहा तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना बनाना भी होता है, मैं 6-7 बजे तक आऊंगी। इतना कहकर मैं चलने लगी। तो मुझे लगा वो पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा सा रुक जाने को कहा। वह बोला तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई, सिर्फ इतना कहा कि तुम कल से काम पर आ जाओ, यानी कि उसको काम पर बुला लिया। और ये साहब कौन थे? ये साहब वही थे जो मानव विज्ञान से रिटायर्ड प्रोफेसर प्रबोध कुमार, यानी कि यहाँ से जो बेबी हलदार थी, उनका एक तरह से उनकी लाइफ जो है यहाँ से चेंज होने वाली थी, किस तरह के चेंजेस आने वाले थे। तो उन्होंने ये सारी चीजें, जो जिस तरह से उन्हें काम मिला, जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीजें की, तो वो कहती थी इतना कहकर मैं चलने लगी। तो मुझे लगा पैसों के बारे में तो उन्होंने कहा कि तुम कल से काम पर आ जाओ। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें करके उसी समय उसे काम से हटा दिया। अब देखिए वो कहते हैं कि एक 35-40 जो वर्ष की जो विधवा औरत थी, वो उस घर में काम करती थी। तो साहब बाहर पानी दे रहे थे, तो कहते कि जब उन्होंने मुझे देखा तो उससे साफ साफ बातें की और उसको उसी टाइम काम से हटा दिया। और वो कहती कि वह औरत भी बंगाली थी और बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। यानी कि क्योंकि देखिए अगर किसी का काम इस तरह से छीना जाए तो वो कहती है कि मैंने कहा देखो मैं कुछ नहीं जानती। अब देखिए क्योंकि उनको उनको रखा गया था, देखिए अब उसका रीजन है कि उनका रीजन है कि उन्होंने उसको काम से क्यों निकाला, ठीक है। तो वो कहती है कि देखो मैं कुछ नहीं जानती और कि पहले से यहाँ पर कोई काम कर रहा है, नहीं तो मैं नहीं आती, मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे बकते बकते चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने काम से अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर के सभी आश्चर्यचकित थे। वो कहते कि जब उन्होंने मेरा काम देखा तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे। और वो कहते कि एक दिन साहब ने पूछा तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो, कहाँ सीखा तुमने ये सब? वो कहते मैंने कहा घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही इस चीज का अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इस कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। तो उन्होंने सारी डिटेल्स जो है उन्हें बताई, अपने बारे में सारी बातें बताई। तो वो कहती हैं मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते, यानी कि जैसे परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में पूछ लेते थे। तो वो कहती है एक दिन उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। तो वो कहती है एक दिन इस तरह से ऐसा समय आया कि उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। तो मैंने कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है। फिर भी चेष्टा तो करूंगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहां बोल दूंगा, तुम रोज बच्चों को वहां छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। अब वो कहती है अब मैं बच्चों को साथ लेकर आने लगी और उन्हें स्कूल में छोड़कर घर अपने काम में जाती। अब देखिए उन्होंने बहुत ही अच्छा उनके लिए एक अवसर कर दिया था कि वो कहती कि किस तरह से वो अपने बच्चों को लेकर आती थी और वहां पर वो उस छोटे से स्कूल में छोड़ देती थी। और जब वो दिन में अपना काम निपटा कर घर जा रही होती थी तो वो अपने बच्चों को भी साथ ले जाती थी। वो कहती है स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते थे। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए। वो कहती थी वो कह रही थी कि वो सोच रही है कि अब वो कहीं और भी काम करेगी, क्योंकि इतने पैसों में क्या वो बच्चों को पालेगी, क्या पोसेगी और क्या घर का किराया देगी।
तो कहती मैंने साहब से कहा यदि उन्हें पता चले किसी को काम वाली की जरूरत है तो वो उसे जरूर बताएं। तो वो कहती है कि मैंने अपने ही साहब से कहा कि अगर कोई आपसे पूछता है काम वाले के बारे में तो आप मेरे बारे में जरूर बताएं, क्योंकि उसको अपनी चिंता थी कि वो कैसे इतने कम पैसों में अपने घर का किराया देगी, कैसे अपने बच्चों की फीस भरेगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आसपास पता कर मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है, फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। घर मिल भी गया और उस दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपए ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था। मैंने सोचा जब इस तरह से रहे तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। तो देखिए वो उस टाइम पे परिस्थितियां बहुत ज्यादा अलग थी, और खास तौर पर इस तरह के जो लोग होते थे, किराए में रहने वाले जो लोग होते थे, छोटे छोटे कमरों में रहने वाले जो लोग होते थे, तो वो कहते हैं कि जब सब इसी तरह से रह रहे हैं, उन्होंने एक जो सस्ते पैसों का कमरा खरीद लिया, जो सस्ता किराया जिसका था, ताकि उन्हें कम पैसे देने पड़े। और लेकिन वहां पर फ्रेश होने का, यानी कि नहाने धोने का, वॉशरूम जाने का जो साधन था वो कमरे से बाहर था। तो उन्होंने बाद में ये सोचा कि जब सभी इसी तरह से रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह पाऊंगी इस तरह से। तो वहां लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करने लगे, यानी कि सेम चीजें उनके साथ हुई। क्योंकि जब भी कोई नया इंसान आता है, कहीं पर भी कोई रहता है, तो सबको एक जिज्ञासा होती है, जैसे मैंने बताया कि ये कौन है, ये कहाँ रहती है, इसके बच्चे अगर है तो इसका पति कहाँ है, और इसका पति यहाँ क्यों नहीं रहता। तो वो इस तरह से बार बार उससे सभी लोग एक जैसा सवाल करते थे। तो अब देखिए वो कहती हैं कि मुझे एक दो और अब वो बार बार उन्हें चिंता होने लगी कि उन्हें एक दो जगह और काम नहीं मिलेगा तो वो अपने बच्चों का पालन पोषण इतने कम पैसों में कैसे करेंगी। और वो कहती मैं रोज साहब से पूछती थी कि किसी ने मेरे बारे में कुछ पूछा, यानी कि किसी ने पूछा कि काम वाली है आपके घर में। तो देखिए वो कहते हैं कि मेरा वह प्रश्न और कोई बात करके टाल देते थे। और मतलब वो कहती कि उनको देखकर मुझे ऐसा लगता था कि वो नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करने जाऊं। लेकिन अब देखिए, अब हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स हर किसी को नहीं बता सकते। तो जिस तरह की परेशानी से वो गुजर रही थी कि वो कैसे इतने कम पैसों में अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी, कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई जो लिखाई जिस स्कूल में वो जाते हैं, और कैसे वो घर का किराया देगी, तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही थी। तो वो कहती है कि शायद वह सोच रहे होंगे कि मुझसे वह सब होगा ही नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए एक दिन हठात यानी कि अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। तो वो कहती शर्म से मैं कुछ नहीं बोली, और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। यानी कि अब देखिए देखिए 800 रुपए मात्र उसकी तनख्वाह है, और उसके बाद 500 रुपए उसे किराया देना पड़ता है, तो 300 रुपए में वो कैसे घर चलाती होगी। तो ये आप सोच सकते हैं। वैसे उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम जो है सस्ता था, यानी कि कम पैसों में चीजें मिल जाती थी, लेकिन फिर भी 300 रुपए में पूरा अपने 2-3 बच्चों के साथ घर पर रहना, खाना पीना, तो इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाई, और इस कारण उन्होंने भी शायद दोबारा नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब काम वहां जाकर भी करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है, यानी कि वो उनको अपनी बेटी की तरह मानते थे। उनको लगता था, मतलब वो कहती कि वो मुंह से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन वो कहती थी कि मुझे लगता था उनको देखकर कि उनके मन में मेरे लिए दया भाव है, मेरे लिए प्रेम है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि यह बर्तन पोंछ रहे हैं, तो कभी झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती उन्हें यह सब करने की क्या दरकार, वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात टाल देते। और वो कहते हैं कि उनके यहाँ काम करके वो कहती कि उनके यहाँ काम करके मुझे सुख मिलता है। देखिए हम अपने घर में जो काम वाले लोगों को रखते हैं, कि हम जरूरी नहीं कि हम उन्हें पैसा दे रहे हैं तो वो हमारा काम कर रहे हैं। देखिए वो भी इंसान है, हमें उनके साथ कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि अगर हम ये हमारे पैसों पर काम कर रहे हैं या ये हमारे पैसों के लिए, क्योंकि
उनका काम है। देखिए हर किसी का काम होता है कि हर किसी का इंसान, हर कोई, जैसे सब्जी वाला है उसका काम है कि वो सब्जी बेचता है, और जैसे आपका मोची है वो जूते ठीक करता है या बाकी चीजें। तो सबके काम जो है वो सबके अपने अपने काम है। अगर कोई काम वाला है आपके घर में काम करता है तो आपका एक तरह से कर्तव्य है कि आपका सबसे पहले व्यवहार उसके प्रति अच्छा होना चाहिए, और एक तरह से कभी भी आपके घर में कोई अच्छा बुरा कोई भी काम होता है आप उसको इन्वॉल्व करें, आप उनके साथ अपनी खुशियां बांटें। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत जरूरी है, वो भी एक इंसान है और आप उसको भी एक इंसान समझकर, और उसको भी, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, तो इस तरह से समझकर आप उसके साथ व्यवहार करें। कई बार होता है कई लोग बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, बिल्कुल उनको लगता है कि ये तो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, वो हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए इसका बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर प्रबोध कुमार जी ने दिया है कि किस तरह से उन्होंने उन्हें एक लेखिका बनाकर आज इतना प्रसिद्ध कर दिया कि आप उनको पढ़ रहे हैं, और उनकी परेशानियों से, जीवन में उन्होंने जितने भी कष्ट, उनकी परेशानियां जो थी, उनसे किस तरह से आगे निकलकर उन्होंने यहाँ तक वो पहुंची, उन सब सीखों को वो आपको दे रहे हैं कि इंसान चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो, उसको अपने जीवन की एक आस नहीं छोड़नी चाहिए अपने जीवन में। और सबसे मेन चीज है कि यहाँ पर पढ़ाई के बारे में बताया है कि शिक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो देखिए, तो वो कहती कि वहां वो कहती वहां मेरे काम के लिए भी कोई कुछ नहीं कहता था, और यहाँ तक कि कोई देखता भी नहीं था कि मैं कुछ कर रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। बस जिस तरह से मुझे देखते मुझे लगता जैसे सोच रहे हो कि बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर छोड़कर अपने बच्चों के साथ यहाँ आना पड़ा होगा। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी उससे मुझे लगता था कि कहीं मुझे दुख ना पहुंचे, इस डर से वह इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। देखिए ये होता है जब हमें पता है कि सामने वाला किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो अगर हम उस चीज की बात उससे ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कई बार बात कर लेना भी बेटर होता है कि उसके मन का दुख जो है हल्का हो जाता है, लेकिन वो तब तक जब तक वो बताना चाहता है। यदि वो नहीं बताना चाहता है तो आपको जबरदस्ती कुछ भी ऐसी बात नहीं करनी है, किसी को उनके मन को ठेस पहुंचाने की, किसी को भी आपको परेशान करने की कोई इस तरह की बात अच्छी नहीं है। तो देखिए वो कहते हैं कि कुछ कहना शुरू करते और फिर अचानक चुप हो जाते, यानी कि वो सोचते थे कि मैं इस तरह का प्रश्न ना उठाऊं कि इसको दुख पहुंचे, क्योंकि इतने सारे दुख बेचारी अकेले झेल रही है, इतने सारे कष्ट अकेले झेल रही है, और उसके बाद मैं इसके दुखों को कुरे दूं, इससे बुरी बात और कुछ नहीं। तो वो कहती है कुछ दिन बाद अचानक ही उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा बेबी यह बताओ यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो। अब देखिए वो उनसे ऐसे प्रश्न पूछते थे जिससे कि वो परेशान भी ना हो, और वो उसको आगे कुछ करने के लिए, काम करने के लिए, कुछ चीजों के लिए प्रेरित कर सके। तो वो कहती है कि मैंने कहा मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, खिला पिला कर सुला देती हूँ, उनके साथ घूमती हूँ, शाम को संध्या पूजा करके उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ, और फिर सेम काम खिलाना पिलाना और सुलाना। तो वो कहती है कि बस यही है मेरे सारे दिन का काम। और वो बोले अच्छा जो तुम फिर काम ढूंढ रही हो उसके लिए तुमने समय कब सोचा है, यानी कि जब वो सोच रही है कि उसको फिर से काम करना है, क्योंकि देखिए फिर मैंने जैसे आपको बताया मात्र 800 रुपए की उसकी तनख्वाह है, जिसमें से 500 रुपए उसे किराए का देना होता है, और वो पूरी प्लानिंग के साथ सोच रही है कि वो अभी 2-3 घरों में और जाएगी। ठीक है, तो वो कहती है वो कहते हैं अच्छा तुम काम ढूंढ रही हो तो तुम ये कब करोगी काम, ये तुमने कब के लिए सोचा है कि तुम, ये सारा टाइम तो तुम्हारा निकल जाता है, फिर तुम काम कब करोगी। वो कहती है इसी में से निकालना होगा और नहीं तो क्या, बिना किए कोई और चारा भी नहीं। तो इस पर उन्होंने कहा देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तो तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। तो यानी कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी अगर छोटी सी मदद कर दूं तो तब तुम शायद कहीं और काम नहीं करोगी। और वो मदद क्या थी अभी आप देखेंगे। वो कहते हैं कि उन्होंने फिर पूछा क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ बताया भी नहीं, और क्यों क्यों क्या सोच रही हो, बस कुछ भी तो नहीं। तो वो इस तरह से और वो उन्होंने कहा कि वो चुप हो गई, और उन्होंने कहा देखो बेबी तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप
तुम्हारा भाई, तुम्हारा माँ, तुम्हारी माँ और तुम्हारा बंधु सब कुछ हूँ। यानी कि तुम मुझे सब कुछ मान सकती हो, अपने पिता के समान मान सकती हो, अपने भाई के समान मान सकती हो, अपनी माँ के समान मान सकती हो, अपने बंधु यानी कि अपने सखा के समान मान सकती हो। मैं सब कुछ हूँ। ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम मुझे अपनी सारी बातें साफ साफ बता सकती हो। और उन्होंने कहा मैं मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और फिर जब वो कहती हैं, जब उन्होंने इतना सहारा उन्हें दिया तो वो रुक रुक कर बोलने लगी। और फिर वो कहती है कि उन्होंने कहा देखिए मेरे बच्चे देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तो तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। यानी कि उन्होंने कहा प्रबोध कुमार जी ने कि मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तो तुम भी, क्योंकि वो बेबी हल्दर को अपनी बेटी के समान मानते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तो तुम भी मुझे तातुश कह सकती हो। और इस तरह से उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी। मैं तातुश कहकर बुलाती तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते तुम मेरी लड़की जैसी हो और इस घर की लड़की हो, और कभी मत कहना कि तुम यहाँ पर पराई हो। और वहां मेरे साथ पराये जैसा वो कहती वहां मेरे साथ कोई पराये जैसा व्यवहार भी नहीं करता था। और वो कहती है कि तातुश के 3 बेटे थे और उस समय तक मैंने एक ही को देखा था जो कि उनका सबसे छोटा लड़का था। और वो कहती है मुंह मैं जैसे कोई जवान नहीं थी। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे ना कहकर स्वयं अपनी चाय बना लेता था। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या वह किसी से भी बात नहीं करता था। एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा मेरा लड़का माने तुम्हारे बड़ा भाई। तातुस की इस तरह की बातें सुनकर वो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखिए कितना ज्यादा सम्मान उन्होंने उन्हें दिया कि मेरा बड़ा लड़का आ रहा है और ये सोचो कि तुम्हारा बड़ा भाई आ रहा है। तो ये जैसे मैंने बताया कि आजकल लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं अपने घर में काम करने वाले लोगों के साथ, और किस तरह का व्यवहार देखिए तातुश का यहाँ पर था बेबी हल्दर के साथ। तो यही होता है किसी के जीवन में यदि आप प्रेरणा बनकर जाते हैं। देखिए ये प्रेरणा बनने की ये जो बात है ये कहाँ तक बेबी हल्दर को लेकर आई आप देखिए। तो वो कहते हैं कि मैं सोचती सचमुच ये मुझे बहुत चाहते हैं, यानी कि अपनी बेटी की तरह मुझे मानते हैं, बहुत ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं। एक दिन बाद में मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुस ने बुलाकर कहा बेबी तुमने क्या घर बदल लिया। अब देखिए वो हमेशा इस तरह के सवाल ही करते थे, तो उन्होंने अब घर की बात की। उन्होंने कहा क्या तुमने घर बदल लिया। तो कहती है मैंने कहा हाँ। तो वो बोले तुमने घर बदला और मुझे बताया नहीं। वो कहती है मैं चुप उन्हें देखती रही, तुमने यह ठीक नहीं किया। मैंने सोचा सचमुच मुझसे भूल हुई, एक बार बताना तो चाहिए था। न मेरे बताने से उन्हें दुख हुआ, यह मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा कि तातुश ने फिर कहा सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था। यानी कि सुनील वही लड़का था जो बेबी हल्दर को पहले से जानता था और जिसने बेबी हल्दर को तातुश के पास यानी कि प्रबोध कुमार जी के पास भेजा था। तो देखिए इस तरह से वो कहते हैं सुनील को मतलब वो वहां गया था और वो तुम वहां पर नहीं मिली, यानी कि लोगों ने कहा कि तुमने घर बदल लिया है। और वो मुझे जब मिला तो वो कहते हैं कि बेबी अब क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती। तो तातुश के पूछने पर वह ऐसा क्यों सोच रहा है ने कहा अब वो वहां नहीं रहती जहां पहले रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि वह अब आपके पास नहीं है। तो तातुश बोले सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है। क्योंकि देखिए जब कोई इंसान आपकी इतनी ज्यादा केयर कर रहा है, इतनी ज्यादा आपको जानता है, समझता है, आपको मानता है, तो आपको उसके साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर करनी चाहिए। तो कहती मैंने तुम्हें बुलाया, तुम क्या कर रही थी। वो कहती है मैं ऊपर डस्टिंग कर रही थी। और वो देखिए वो वहां पर वो बोले तो जाओ अपना काम करो। और फिर वो कहते हैं मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। तो इस तरह से जब वो अब देखिए शुरुआत कहाँ से होती है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई। तो इस तरह से देखिए उन्हें तातुश के घर पर काम मिला। और अब देखिए यहाँ से उनकी जो शुरुआत होती है इस चैप्टर यानी कि ये अपने बारे में जो उन्होंने लिखा है कि वो जब डस्टिंग करते वक्त अलमारियां साफ कर रही होती थी तो वो हमेशा ये सोचती थी कि इतनी सारी अलमारियां, इतनी सारी किताबें,
इनको कौन पढ़ता होगा। और वो हर एक किताब को उठाती और उसके पन्ने पलटती और फिर उसको वापस रख देती, फिर दूसरी किताब निकालती, उसके पन्ने पलटती और फिर उसको रख देती। और ये सभी चीजें जो है वहां पर तातुश जो है देख रहे थे। और वो कहते हैं कि ये सब चीजें जब तातुश ने एक बार देखी तो उनसे कहा कि क्या तुम कुछ लिखना पढ़ना जानती हो। क्योंकि देखिए अगर वो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती है तभी शायद उसको इंटरेस्ट है इन चीजों में, बुक्स में, किताबों में, यानी कि पहले उसने पढ़ी हुई है। जैसे मैंने कहा था कि एक बार उनके जीवन में ये हसीन समय आया था जब वो अपने स्कूल के दिनों को एंजॉय कर रही थी और केवल क्लास 6 तक की उन्होंने पढ़ाई की थी। तो देखिए किस तरह से उन्होंने लिखना फिर शुरू किया और किस तरह से उनको प्रेरणा मिली आगे लिखने की और कैसे फिर वो प्रसिद्ध हुई। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और क्योंकि चैप्टर काफी लेंदी है तो हम इसी तरह से उसको एक तरह से छोड़ छोड़कर थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना पूरा है क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया 5 नंबर का प्रश्न आपका बनता है अपनी इस वेदांत पाठ्य पुस्तिका के किसी भी एक चैप्टर से। तो केवल चैप्टर रीड करना यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। और बाकी मैंने आपको शॉर्ट में काफी सारी चीजें पहले बता दी हैं और उसी में आगे भी हम थोड़ा बहुत चीजें कंटिन्यू करेंगे। तो डाउट वाला यहाँ पर यदि कोई आपको लगता है कोई ऐसा बात है तो आप नेक्स्ट सेशन में उसको जरूर क्लियर करें। बाकी आपकी क्षितिज आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका में भी हमारे लगभग चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और व्याकरण से जुड़े हुए कुछ सेशंस हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।